हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यू रोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यू रोही ऑफिशियल पर। आज 18 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं वो हम कहाँ से उठाते हैं तो आपको बता देते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये न्यूज़ उठाई हुई होती हैं या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली जो पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम कवर करते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ को हम कवर करेंगे। नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है मंगलवार को। नीति आयोग के पुनर्गठन करने के बाद इसमें कौन कौन से नए सदस्य शामिल किए गए हैं उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे और इसके उपाध्यक्ष की भूमिका कौन निभाएंगे, वो सारी बातें कवर करेंगे। नीति आयोग की स्थापना किस तरीके से हुई, क्या क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है, वो सब बातें कवर करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। सीएसआईआर की पहली महिला प्रमुख हैं क्ले सेल्वी। इनके टाइम पीरियड को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यहां से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीएसआईआर की पहली महिला चीफ कौन है, तो नाम आएगा क्ले सेल्वी का। बाकी बातें न्यूज में हम कवर करेंगे। न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति हो चुकी है और इनकी नियुक्ति के बाद शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी पूरी हो गई है। ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो आपको पता है, राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये प्रावधान किया गया है वो सब बातें भी हम कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। नीति आयोग reconstituted 15 union ministers including from NDA allies made part of it। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। एनडीए के सहयोगी दलों में अगर देखें तो 15 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। ये एनडीए क्या है तो सभी को पता है, ये एक गठबंधन है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हिंदी में इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस एनडीए गठबंधन में जो भी दल हैं उन दलों में से 15 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे और अर्थशास्त्री सुमन के बेरी जो हैं वो इस नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग का पुनर्गठन किया जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिनमें भाजपा सहयोगियों सहित पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल हैं। तो इनके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि 4 वो पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं तो थोड़ा सा आपको उनके बारे में लिखवा भी देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं। फुल टाइम मेंबर्स इस नीति आयोग के कौन कौन रहेंगे तो आपको लिखना है डॉक्टर वी के सारस्वत का नाम, डॉक्टर वी के सारस्वत। इनके अलावा प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी के पॉल, और इनके अलावा जो हैं
अरविंद वीरमानी। तो ये जो चार लोग हैं ना, ये इस नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। इनके अलावा जैसे अभी मैंने कहा था कि इसमें कितने यूनियन मिनिस्टर हैं, 15 यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। थोड़े से मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इसमें जो विशेष आमंत्रित सदस्य जो है ना, वो पहले इसमें 5 थे, अब उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 11 हो गई है। एनडीए की बात हो रही है। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके कुछ सहयोगी दलों की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें जेडीएस, तो जेडीएस की तरफ से कौन आए हैं इसमें, डी कुमार स्वामी। HAM की बात करें तो इसकी तरफ से जीतन राम मांझी इसमें शामिल हुए हैं। जेडीयू की तरफ से इसमें राजीव रंजन सिंह शामिल हुए हैं। और टीडीपी जिसे हम तेलुगु देशम पार्टी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू हैं, आपको पता है ना। तो टीडीपी से कौन आए हैं, KR नायडू आए हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें, और लोजपा का नाम भी आपने सुना होगा, लोजपा। इस लोजपा से चिराग पासवान को इसमें जगह मिली है। तो बाकी जो बातें देखें, इसके अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाएंगे, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ही निभाएंगे। और इसमें वॉइस चेयरमैन, वॉइस चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष की भूमिका कौन निभाएंगे, तो नाम इसमें लिखा हुआ है सुमन के बेरी का। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा BVR सुब्रमण्यम इसके CEO बने रहेंगे। ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये एक सरकारी थिंक टैंक है, ठीक है ना। तो इस थिंक टैंक के 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पॉल और अरविंद वीरमानी। अब चलो आप नीति आयोग के बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। इनसे संबंधित 2 कथन दिए गए हैं आपके सामने, और आपको बताना है कि कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सत्य हैं। नीति आयोग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। नीति, N का मतलब क्या होता है, N का मतलब है नेशनल, ठीक है। I का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन। और T का मतलब यहां पे है ट्रांसफॉर्मिंग। I का मतलब है इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है। अब चलो हम कथनों के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है। योजना आयोग की जगह पर यह नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग तो कब लाया गया था, 1950 में, जैसा कि कथन ए में लिखा ही हुआ है। तारीख क्या थी वो, 15 मार्च का दिन था। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। कहां पर, न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र न्यू दिल्ली में योजना आयोग का गठन किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था, योजनाएं बनाना। जैसे आपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जिक्र सुना होगा, आपने क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, इकोनॉमी में पढ़े होंगे, है ना। तो वो इसी योजना आयोग के तहत ही योजना लाई जाती थी कि आने वाले 5 सालों में क्या होगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ऐसा महसूस किया गया कि अब ये योजना आयोग कारगर सिद्ध नहीं रह गया है। इसी वजह से इसको बदल दिया गया, किस रूप में, नीति आयोग के रूप में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी ठीक लिखा है, पहला पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। अगर आपने इसमें टिक किया होगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। इसके बारे में कोई भी दोहराए नहीं है। तो जैसे हम बात करें इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया आपको, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं, तो वर्तमान में जो हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है सुमन के बेरी, ठीक है ना, सुमन के बेरी
उपाध्यक्ष बने रहेंगे। और सुमन के बेरी से पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार। ठीक है, एक शासी परिषद भी होती है इसमें, जिसमें मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। मुख्यमंत्री कहाँ के? राज्यों के। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के? केंद्र शासित प्रदेशों के। ठीक है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें सीईओ की भूमिका कौन निभाएंगे? BVR सुब्रमण्यम। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, चलो नाम BVR सुब्रमण्यम। तो क्या आप बता सकते हैं कि BVR सुब्रमण्यम से पहले यहां इसके सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे। आपने शायद नाम भी सुना होगा। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होने के कारण जोखिम में हो सकते हैं। तो एक नीति बनाना, बेहतरीन नीति बनाना, यही इसका उद्देश्य है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। गलत आपका ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होना चाहिए नीति आयोग के बारे में। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। CSIR चीफ कैले सेल्वी गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन। CSIR की CSIR यानी कि इसका अनुवाद देखें इंग्लिश में क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी प्रमुख हैं वर्तमान में क्ले सेल्वी। इनको 2 साल का सेवा विस्तार मिला है, यानी कि इनकी जो ये चल रही है प्रमुख की कहानी, अब ये 2 साल और इसी पद पर बनी रहेंगी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CSIR की, सॉरी CSIR ऐसे बोलना है ना, CSIR की पहली महिला चीफ कौन है? तो फिर किसका नाम आएगा? तो नाम इन्हीं का लिख देना आप, क्ले सेल्वी का। और इन्हीं के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब 2 साल इनके टाइम पीरियड में विस्तार कर दिया गया है। तो चलो आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे मैंने अभी क्या नाम दिया था? CSIR। तो ये तो हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम होता है इसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आप जल्दी से बताएंगे कि इस CSIR की स्थापना कब हुई थी? अगर आपने लिखा होगा ना 26 सितंबर 1942, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और ये किसके अंतर्गत है? R&D। आपने नाम भी सुना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और जैसे हम बात करें किसके लिए, हमारे भारत की एक ऐसी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना हुआ है? हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र न्यू दिल्ली में बना हुआ है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था 1942 में। कौन से डिपार्टमेंट के तहत, यानी कि कौन से मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है? DSIR। इसका मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप कमेंट में ये बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कमेंट में बताने का आप प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया बताया है अगर आपने इसमें टिक किया होगा ऑप्शन बी। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जस्टिस कोटेश्वर सिंह आर महादेवन अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट टॉप कोर्ट टू रीगेन फुल स्ट्रेंथ। अभी जो जस्टिस कोटेश्वर सिंह हैं और आर महादेवन हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर दिया गया है। और इनकी नियुक्ति के साथ ही शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह इज द फर्स्ट जज फ्रॉम मणिपुर टू बी अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट। पहले मणिपुर के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए हैं। उनका नाम क्या है? N कोटेश्वर सिंह। N कोटेश्वर सिंह से पहले कोई भी मणिपुर का जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं किया गया था, पहली बार ऐसा हुआ है।
जस्टिस आर महादेवन बिलोंग्स टू बैकवर्ड कम्युनिटी फ्रॉम तमिलनाडु। तो न्यायमूर्ति आर महादेवन तमिलनाडु के पिछड़े समुदाय से हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की, चाहे हम भारत के न्यायाधीश की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की बात करें। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 16 जुलाई अपॉइंटेड जस्टिस एन कोटिवर्श्वर सिंह एंड मद्रास हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन। तो सर्वोच्च न्यायालय में इनको नियुक्त किया है। और जो मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे थे महादेवन, आर महादेवन, उनको यहां पर नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो आपको पता होना चाहिए डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने 11 जुलाई को एक प्रस्ताव में इन दोनों के नामों की सिफारिश की थी। केंद्र ने दोनों नियुक्तियों को अधिसूचित किया, जिससे शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी हो गई है, अब हो गई 34। ठीक है, 34 हो चुकी है, संख्या पूरी हो गई है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब चलो यहां पर फोटो भी देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं शक्ल से भी इनका नाम क्या है। ये हैं आर महादेवन। आर महादेवन दोनों के नाम अगर लिखे हों तो तुक्का मारेंगे तो आप सही बता सकेंगे। इनका नाम क्या है, कोटीश्वर सिंह। क्योंकि आपको पता है ये जो तिलक लगाते हैं, तिलक जिनके नाम के पीछे सिंह लगा होता है, यानी कि आप मान सकते हैं कि सिंह वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर उत्तरी भारत में आपको देखने को मिलेंगे। दक्षिण भारत में ये परंपरा आपको दिखाई देगी, ये तिलक लगाने वाली इस तरह से, है ना। तो महादेवन जो हैं वो दक्षिण भारत नहीं बोलना चाहिए, वैसे हमें बोलना चाहिए हमारे भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य तमिलनाडु के हैं ये आर महादेवन, ऐसे बोलना चाहिए। क्योंकि हमें इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, है ना, पश्चिमी भारत या दक्षिणी भारत। हमें नॉर्मल बोलना चाहिए भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में। इस प्रकार से बोलेंगे तो क्या है कि एक जुड़ाव सा महसूस होता है। तो हमें किसी को बांट कर नहीं देखना है, बल्कि हमें अपनापन का जो फील है वो करना होता है साथ में। तो चलिए, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन से अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी? तो जल्दी जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। तो इसमें अगर आपने लिखा होगा ना 124, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और जैसे हम बात करें 108 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप से सत्र बुला सकती हैं। तो उसमें जो बात कही गई है प्रावधान की, कौन से अनुच्छेद में है, 108 में, संयुक्त सत्र जो बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है। और 110 में कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो 110 से संबंधित है क्या, बताएं कमेंट में। अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान किया गया है, आपातकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए, बाहरी आक्रमण हो या फिर अंतर क्षेत्र में कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो फिर आपातकाल लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के द्वारा कई नियुक्तियां की जाती हैं। जैसे हम बात करें इनके बारे में, तो जैसे अभी तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, चलो पहले इनका नाम लिख देते हैं। भारत के न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रपति के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भी आप लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है ना। तो कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अभी यहां पे मैंने लिखवाया था आपको, कौन सा था लिखा हुआ, अनुच्छेद 124। इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके अलावा
मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो नाम आता है राजीव कुमार का। राजीव कुमार नाम है या कुछ और है? कमेंट में बताइए। मुख्य चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनको हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इस मुख्य चुनाव आयोग में दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, जैसे आपको पता है, एक तो सिंधु जी हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो थोड़ा सा हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति हमारे भारत का होगा, ऐसे कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है? कमेंट में बताइए। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी? चुनाव की प्रक्रिया, तो ये अनुच्छेद 55 में कहा गया है, ठीक है ना। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना रहेगा? तो वो अनुच्छेद 56 में, ठीक है ना, कार्यकाल। और अगर पुनर्निर्वाचन होना है तो उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? उसके लिए 57 की बात कही गई है। राष्ट्रपति के रूप में अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वो बातें कहाँ गई हैं? अनुच्छेद 58 में कही गई हैं। तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जितनी भी क्लासेस आज तक करंट अफेयर की हुई हैं सभी की PDF मैंने वहां पर प्रोवाइड करवा रखी हैं, ठीक है। और जितने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं या फिर कोई करंट का मुद्दा बनता है उस पर अगर कोई शॉर्ट वीडियो बनाई जाती है तो उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है अपने इस YouTube चैनल के रिलेटेड, जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उससे संबंधित, ठीक है ना। तो इसके अलावा बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे कि फेसबुक की बात करें, मौज, हिप्पी, शेयर चैट, जोश, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, किसी भी पर भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो आपको सर्च करना है EduRohi24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।